हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और ये शिक्षा शास्त्र विषय आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है, ये हायर एजुकेशन के लिए कराया जा रहा है। हायर एजुकेशन में हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना शुरू किया है। और दोनों में मैंने आप लोग को 15-15 क्लासेस करवा दी। ये आज की क्लास जो है शिक्षा दर्शन की 16वीं क्लास होगी। और इस शिक्षा दर्शन की क्लास में हम लोग जो है भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और भारतीय दर्शन में मैंने आप लोग को इसकी प्रारंभिक जो बेसिक अवधारणाएं थी उनको बताया। उसके बाद फिर हम लोगों ने भारतीय प्रमुख जो शिक्षा दार्शनिक हैं, शैक्षिक दार्शनिक हैं, उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया है। हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोगों को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के बारे में विस्तार पूर्वक बेहतर तरीके से अध्ययन करना। मेरे द्वारा ये क्लासेस कराई जा रही हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि यूजीसी नेट के पेपर 2 के लिए, इसके साथ साथ एमए का जो आप लोगों का एकेडमिक सिलेबस है, उसके अलावा एमएड का जो सिलेबस है और कुछ हद तक जो बीएड का सिलेबस है, वो सब भी इसके द्वारा कवर हो जाएगा। तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सब क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए और इनका नोट्स बना लिया करिए। ठीक है, तो आज की क्लास का देखिए हमारा टॉपिक है शिक्षा दर्शन का 16वीं क्लास है, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। ये जो कि आपका बीएड, एमएड, एमए और यूजीसी नेट पेपर 2 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हुए अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अध्ययन करें। चलिए शुरू करें। हाँ देखिए, भारतीय शैक्षिक दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर देखिए प्रकृति, कला और मानवता के माध्यम से शिक्षा के पुनर्जागरण के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने प्रकृति के माध्यम से, कला के माध्यम से और मानवता के माध्यम से शिक्षा को प्रसारित करने का, लोगों तक पहुंचाने के बारे में जो है पुनर्जागरण का कार्य किया था। ये काफ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और इनके दार्शनिक सिद्धांतों को हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। आधुनिक भारत के महान कवि कहलाते हैं, दार्शनिक कहलाते हैं और शिक्षाविद कहलाते हैं। इनका जन्म देखिए 1861 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका थी गीतांजलि की। उसके बाद इन्होंने 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध स्थान पर, जिसका इस समय देखिए जिले के रूप में स्थापना कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने यांत्रिक शिक्षा से प्रकृति आधारित शिक्षा की ओर चलने की बात कहा। यानी इन्होंने कहा कि जो आजकल की मैकेनिकल रूप में यानी मशीन की तरह जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको न मानकर बल्कि प्रकृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन्होंने देखिए किन किन चीज़ों को अस्वीकार किया। इन्होंने आजकल की जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, उस समय जो चलाई जा रही थी, उसको अस्वीकार किया। यांत्रिक तरीके से चलाई गई शिक्षा व्यवस्था, यांत्रिक तरीके का मतलब कि एक मशीन की तरह हर चीज़ सिस्टमेटिकली करा दिया जाए, बच्चों को उसका लाभ हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस सिलेबस पूरा करा दिया जाए, सारी चीज़ें बच्चों को बता दिया जाए, इस तरीके से। परीक्षा प्रधान शिक्षा के भी ये विरोधी थे। इन्होंने कहा कि केवल परीक्षा लेने से, परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करा देने से जो शिक्षा है वो सही तरीके से नहीं है, बल्कि सच्ची शिक्षा क्या उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन से जुड़ने वाली होनी चाहिए। यानी लोगों के, बालकों के जीवन में जुड़ाव लाए, प्रकृति से उनका तादात्म्य स्थापित करे, वातावरण के साथ जो है उनका अच्छे तरीके से मेल जोल स्थापित करे। प्रकृति के आधार पे हो, बालक की जिस तरीके की प्रकृति हो, उसकी जिस तरीके की योग्यता हो, क्षमता हो, जिस प्रकार के वातावरण में वो रहता हो, उसी प्रकार से उसको शिक्षा दी जाए। इसके अलावा मानवीय मूल्यों से समृद्ध भी होनी चाहिए। यानी शिक्षा में जो मानवीय मूल्य हैं उनको भी सिखाया जाए, विभिन्न प्रकार के नैतिक क्रियाकलाप भी बालकों को सिखाए जाए। इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया। इनके द्वारा जो शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था शांति निकेतन, जिसको विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, ये एक जीवंत प्रयोगशाला था इनके शिक्षा दर्शन का। ये पश्चिम बंगाल के देखिए बोलपुर जिलों में स्थित है। इन्होंने देखिए संस्कृति के माध्यम से कला, संगीत और साहित्य का संगम स्थापित किया। वातावरण की खुली हवा में शिक्षा इन्होंने प्रदान करना शुरू किया। पेड़ों के नीचे कक्षाएं संचालित की जाती थी। भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक
आदान प्रदान का केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया। ये शांति निकेतन देखिए पश्चिम बंगाल में था। इस तरीके से ये एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था। इस समय इसको देखिए एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है और यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 6 स्तंभ बताए गए हैं, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा दर्शन दिया है उसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं। इसमें पहला क्या है, आत्म विकास, यानी खुद का विकास, अपने द्वारा अपना विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए बालकों को ये सिखा। दूसरा उन्होंने बताया प्रकृति आधारित, यानी बालकों की जो शिक्षा होनी चाहिए प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, नेचर के अकॉर्डिंग ही उनको सब कुछ सिखाना चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मुक्त रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, बच्चों को अपने तरीके से सारी चीज़ों को करने देना चाहिए। उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाए, उस प्रोजेक्ट पर फिर उनको बीच में आप केवल गाइडलाइन दीजिए, मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, वो सारी चीज़ें खुद करेंगे। इसके अलावा सौंदर्य बोध, यानी कहने का मतलब है कि जो कुछ भी सीखा जाए वो अच्छे तरीके से हो, सुंदर तरीके से हो, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और वातावरण की जो अच्छाइयाँ हैं, जो सौंदर्यता है उसको बनाए रखा जाए, वातावरण को प्रदूषित न किया जाए, वातावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए, वातावरण में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। इसके अलावा मार्गदर्शक शिक्षक की बात इन्होंने की, यानी शिक्षक जो है मार्गदर्शक के रूप में छात्र के जीवन में कार्य करना चाहिए, उसको सही मार्ग दिखाना चाहिए और बालकों के जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर करने के लिए उनको उपाय बताना चाहिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद, इन्होंने कहा कि पूरे विश्व को एक घर के जैसे, एक परिवार के जैसे, एक गांव के जैसे जोड़कर देखा जाना चाहिए और एक दूसरे की अच्छी बातों को, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नए ज्ञान का विकास करना चाहिए और मानवता का जो है विकास करना चाहिए। इस तरीके से 6 स्तंभ इन्होंने बताए थे। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति से तादाद में स्थापित किया जाए और स्वाभाविक विकास, यानी प्रकृति से तादात्म्य का मतलब होता है कि प्रकृति से तालमेल बनाकर रखना चाहिए और जो विकास होना चाहिए वो स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ना तो बनावटी होना चाहिए। देखिए प्रकृति से तादात्म्य करने का मतलब क्या होगा कि खुले वातावरण में, यानी पेड़ पौधों के नीचे कक्षाएं संचालित करनी चाहिए जिससे शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध प्रकाश मिलेगा और वातावरण के साथ जुड़ाव स्थापित करें। इससे क्या होगा कि मानसिक शांति और सृजनशीलता का विकास होगा। इसके बाद इन्होंने जो स्वतंत्रता का सिद्धांत बताया, ये क्या कहता है कि शिक्षा जो है बाध्यता नहीं है, बल्कि शिक्षा स्वयं के द्वारा इच्छा के अनुसार सीखे जाने वाली एक क्रिया है। बालक की रुचि, गति और स्वभाव के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उसका सही तरीके से विकास हो सके। विषय का चयन और परियोजनाओं में बालकों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए कि जबरदस्ती विषयों को उनको चुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं दी जाती हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उनमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बातें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही थी। इसके अलावा देखिए इन्होंने कलात्मक अभिव्यक्ति और शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने आत्म अभिव्यक्ति मतलब यानी खुद को किस तरीके से आप प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करने के लिए अपने अंदर की योग्यता क्षमता को आप किस तरीके से दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसका माध्यम इन्होंने बताया कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से आत्म विकास के अवसर दिए जाने, यानी किसी को अपने गुणों को, अपने टैलेंट को अगर प्रदर्शित करना है तो वो इनके माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते। कला और सौंदर्य में इन्होंने क्या कहा, संगीत, नृत्य और लोक कला को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। सौंदर्य बोध से व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने की बात इन्होंने कही। इसके अलावा देखिए इन्होंने शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में माना। मैंने अभी आप लोग को बताया कि उन्होंने कहा कि कठोर अनुशासन का विरोध होना चाहिए, यानी जो शिक्षक कठोर अनुशासन वाले हों उन तरीके से उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षक क्या है कि एक मार्गदर्शक और मित्र है, यानी स्नेहपूर्ण संबंध और सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी, यानी स्टूडेंट के साथ उनका व्यवहार जो है स्नेहपूर्ण होना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करके हर चीज को बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। अब देखिए शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा के बारे में उन्होंने क्या कहा।
जो शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो शिक्षा का जो स्वरूप उन्होंने बताया कि प्रकृति आधारित होना चाहिए, जीवनोपयोगी होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है कला और हस्तकला का समावेश किया हुआ होना चाहिए। शिक्षण विधि में इन्होंने गतिविधि आधारित, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित और संवाद पर आधारित शिक्षा की बात कही। अनुशासन में कहा इन्होंने कि बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वानुशासन पर जोर दिया जाना चाहिए। मूल्यों के बारे में इन्होंने क्या कहा, मानवता, विश्व शांति और सह अस्तित्व की भावना को विकसित करने की बात इन्होंने कही। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है, इसमें टैगोर के विचारों को स्थान दिया गया है कि नहीं, इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए, टैगोर जी का विजन क्या था कि कला, संस्कृति और हस्तकला पर बल दिया जाए। ये बहुविषयक शिक्षा के पक्षधर थे और ये चीज़ आज की नई शिक्षा नीति में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि टैगोर के विचारों को आधुनिक शिक्षा में भी स्थान प्रदान किया गया। आज भी आप लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेस हैं बच्चों को उपलब्ध कराए गए हैं और वो उसी के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति में खुले अनुभव, इसका अर्थ हुआ कि रटंत प्रणाली से हटाकर अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आजकल की शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि बच्चों को रटंत शिक्षा से दूर रखा जाए, उनको स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए। तो टैगोर जी का जो विचार है आज की एनईपी 2020 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। 21वीं सदी की जो शैक्षिक चुनौतियां हैं उसका समाधान किस तरीके से इनके शैक्षिक दर्शन के द्वारा किया जा सकता है। तो इन्होंने जो शिक्षा दर्शन बताया है उसके आधार पर तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आज की जो चुनौती है छात्रों में अत्यधिक तनाव और प्रतिस्पर्धा के रूप में देखी जाती है, यानी छात्रों में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। रचनात्मक कौशल, आज की चुनौती क्या है, 21वीं सदी में क्रिएटिविटी और स्किल की अनिवार्य आवश्यकता है। आजकल बच्चों में क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनमें रचनात्मक कौशल, स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैश्विक नागरिकता, आज की चुनौती क्या है कि एक परस्पर जुड़े हुए ग्लोबल वर्ल्ड में संकीर्णता देखने को मिलती है, यानी लोग संकीर्ण विचारों से, संकीर्ण मानसिकता से एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव नहीं करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैश्विक नागरिकता के रूप में सारे कार्य होने चाहिए। तो टैगोर जी ने उपाय क्या बताया कि योग, संगीत, थिएटर और गार्डन लर्निंग से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाए और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बच्चों को कराई जाए, जिससे क्या होगा कि उनके अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी और नए नए स्किल्स भी डेवलप होंगे। अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में टैगोर जी ने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व मानवता, जहां विश्व एक नीड में मिलता है, यानी कहा कि पूरे संपूर्ण विश्व को एक मानना चाहिए, एक वृक्ष के समान सभी संसार के लोगों को मानकर उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ तालमेल मेलजोल बनाकर रखा जाना चाहिए। अब देखिए, टैगोर जी की जो शिक्षा दर्शन था उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी दर्शन हो वो पूर्ण रूप से किसी भी समय लागू नहीं होता है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है कमियां रह जाती हैं, तो उसी को हम लोग को आलोचनात्मक रूप से इसको देखना है। जैसे देखिए, इनका जो शिक्षा दर्शन है उसके कुछ सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष में क्या है कि पूरी तरह से इनका जो शिक्षा दर्शन है बालक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोण पर ये आधारित है, यानी शिक्षा सब कुछ किसके आधार होनी चाहिए, बालक के आधार। इसके अलावा इन्होंने छात्रों में स्वतंत्र सृजनात्मकता का अधिकतम विकास करने की बात कही, यह भी एक प्रकार का देखिए सकारात्मक पक्ष है। तीसरी चीज, इन्होंने किताबी ज्ञान से ऊपर मानवीय मूल्यों पर बल देने की बात कही, ये इनके सकारात्मक पक्ष हैं। इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि आजकल की जो तकनीकी और विशुद्ध व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने कम ध्यान दिया, यानी आजकल का जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें तकनीकी और विशुद्ध व्यावसायिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा मांग है और इसी की डिमांड है, इसी से पूरे संसार में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर इन्होंने कम ध्यान दिया, इसकी बात इन्होंने नहीं की, इसलिए इसकी ये कमी है। दूसरी, वर्तमान की विशाल जनसंख्या के लिए बड़े पैमाने पर लागू करना यह अत्यंत कठिन है, यानी इन्होंने कहा कि प्रकृति में शिक्षा दी जाए, पेड़ पौधों के नीचे दिया जाए, गार्डन में, बगीचे में दिया जाए, तो सभी वो विश्व के हर तरह के स्थानों पर हर जगह के बच्चों को इस तरीके से शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, ऐसा करना संभव नहीं। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस है।
कुछ जो है कमियां हैं। अब देखिए, आधुनिक शिक्षा के लिए इन्होंने एक सतत और आर्थिक सार्थक विकल्प के रूप में कैसे इनकी जो है शिक्षा दर्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आधुनिक तकनीक और टैगोर का मानवीय और प्रकृति आधारित दृष्टिकोण, इन दोनों को जब शामिल करके शिक्षा प्रदान की जाएगी तो क्या होगा कि संतुलित और सार्थक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो। ठीक है, यानी पूरी तरह से टैगोर के शिक्षा दर्शन को ही ना लेकर चला जाए, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेकर चला जाए और इनके द्वारा जो बताए गए मानवीय और प्राकृतिक आधारित दृष्टिकोण हैं उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया। तब क्या होगा कि संतुलित और सार्थक शिक्षा मिले। तो रविन्द्रनाथ का जो टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है आज भी ये मानवों के लिए उचित है, सृजनात्मक है और मूल्यपरक शिक्षा का एक अत्यंत प्रासंगिक और सतत विकल्प प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन का बेहतर तरीके से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया और मैंने इसमें आप लोग को बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी शिक्षा के किस तरीके के पक्षधर थे और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उन्होंने लोगों को बताया और उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को विद्यालयों में जो है प्रदान करने की बात है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के माध्यम से मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे जो आपके दोस्त अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं और इन सारी क्लासेस का वो लोग भी लाभ उठाते चले। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।